नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन प्रश्नों से भी संबंधित प्रश्न जितने भी बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रश्न जीएस के सारे सब्जेक्ट से लिए गए हैं और आपको इसी क्लास में सारे प्रश्न याद करा दिए जाएंगे अगर आप डेली क्लास करेंगे तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो जो अमीर खुसरो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटियाली में। कहाँ पे? पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और पटियाली कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और अमीर खुसरो के बारे में कुछ चीजें पूछी जाती हैं इनसे संबंधित प्रश्न, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन था। क्या था? मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। कई लोगों का तो वास्तविक नाम यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम पे, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अमीर खुसरो बहुत ही यहाँ पे फेमस थे। क्यों? क्योंकि इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपसे पूछे कि हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन थे? हिंदी खड़ी बोली का जनक कौन थे? तो अमीर खुसरो। और आपसे पूछ ले कि सितार और तबले का जनक कौन था? सितार एंड तबले का जनक कौन था? तो भी अमीर खुसरो। आपसे पूछ ले कि उर्दू कविताओं का जनक कौन था? आपसे पूछ ले कि उर्दू कविताओं का जनक कौन था? तो उर्दू जो कविताएं थी उनका उर्दू कविताओं का भी जनक कौन था? ये अमीर खुसरो था। उर्दू कविताओं का जनक अमीर खुसरो। और आपसे पूछ ले कि गजलों का जनक कौन था? गजलों का जनक कौन था? तो इन सारे का जनक कौन थे? इन सभी के जनक कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? यहाँ पे लिख लेते हैं, इन सभी के जनक कौन थे? अमीर खुसरो। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके जनक कौन थे? अमीर खुसरो ही थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था। तो अमीर खुसरो का गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया। क्या इनके गुरु का नाम था? निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या रह गया? और तुगलकनामा के लेखक कौन है, ये आप लोग बताएंगे। कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख देते हैं, तुगलकनामा के लेखक कौन है, आपसे पूछे एग्जाम में। तो तुगलकनामा के लेखक भी कौन है? अमीर खुसरो ही हैं। तो ये सारी चीजें अमीर खुसरो से आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको मैच कर जाएगा। तो देख लेते हैं। और आपसे पूछे कि अमीर खुसरो किसके शासनकाल में रहते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अलाउद्दीन के शासनकाल में रहते थे। अलाउद्दीन के शासनकाल में। और उसके बाद क्या हो गया? जलालुद्दीन के शासनकाल में। जलालुद्दीन के शासनकाल में रहते थे। और ये बलबन के भी शासनकाल में थे। किसके? बलबन के भी शासनकाल में रहते थे। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, अब रिवीजन करेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे? पटियाली में। पटियाली कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म होता है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम आपसे पूछ ले क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। क्या था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? मोहम्मद हसन। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे अमीर खुसरो के गुरु। निजामुद्दीन औलिया के बारे में भी हम लोग आगे प्रश्न पढ़ेंगे, इनके बारे में सारे डिटेल रखेंगे। और आपसे पूछ ले हिंदी खड़ी बोली के जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। सितार और तबले का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। उर्दू कविताओं का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। और गजलों का जनक आपसे पूछ ले अगर एग्जाम में किसे कहा जाता है, तो भी अमीर खुसरो का। इन सभी का जवाब क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। और बात करते हैं तुगलकनामा के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा के लेखक भी कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके किसके दरबार में रहते थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, और बलबन के भी दरबार में ये रहे हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग अमीर खुसरो से आप लोग याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। और आपसे पूछेगा कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार आप लोग याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप को मिला था। किसे? जी शंकर कुरूप को मिला था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्हें किस भाषा के लिए दिया गया था? तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए। और कब दिया गया था? 1965 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
और प्रथम हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? प्रथम आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 1968 से दिया गया था और सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। किसे? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सुमित्रा नंदन पंत ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। अब देख लेते हैं लेटेस्ट वाला 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को दिया गया था। किसे? नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछे, यहाँ पे लिख देते हैं 57 नंबर का भी लेटेस्ट है एकदम से, और ये इंपॉर्टेंट है। तो दामोदर मौर्य को मिला था 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है? तो साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और किस भाषा के लिए? तो इन्हें मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। और प्रथम हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1968 में प्रथम हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो नीलमणि फुकन जी को मिला है, नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे पूछ ले तो ये दामोदर मौर्य को मिला है। ठीक, तो देख लेते हैं। और ये कोंकणी भाषा के लिए आपसे पूछे किस भाषा के लिए? तो इन्हें कोंकणी भाषा के लिए ये दिया गया है, ये भी साथ में आप लोग याद रखेंगे। और बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी राज्य की जो स्थापना है ये आपसे पूछे कब हुई थी? तो 1347 में हुई थी बहमनी राज्य की स्थापना। अब बहमनी राज्य के बारे में देखेंगे या फिर साम्राज्य के बारे में आपसे पूछे कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे हसन बहमन शाह थे। कौन? हसन बहमन शाह थे बहमनी राज्य के संस्थापक। और बात करते हैं इन्हें का एक उपनाम था, इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था। क्या आपसे पूछे कि हसन गंगू किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे किसे? हसन बहमन शाह को क्या कहा जाता है? हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। और बहमनी राज्य की आपसे पूछ ले कि राजधानी क्या थी? तो बहमनी राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? गुलबर्गा थी। क्या है? गुलबर्गा बहमनी राज्य की राजधानी थी। आपसे पूछे कि बहमनी राज्य की जो मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता है? तो बहमनी राज्य की जो मुद्रा है उसे हुड़ कहते हैं। ठीक, और बहमनी साम्राज्य में एक रूसी यात्री आया था। बहमनी राज्य में कौन आया था? एक रूसी यात्री आया था। तो रूसी यात्री का पूछा जाता है कि नाम क्या है? तो रूसी यात्री का नाम है निकितन। आपसे पूछेगा कि बहमनी राज्य में कौन सा रूसी यात्री आया था? तो निकितन आया था। और कब आया था? ये 1417 में आया था। 1417 में आया था। और बहमनी राज्य का आपसे पूछ ले कि अंतिम शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कुली मुल्ला आता। कौन था? कुली मुल्ला आता। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 में हुई थी। आपसे पूछे कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? तो हसन गंगू है, हसन बहमन शाह है बहमनी राज्य के संस्थापक, या फिर इन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी क्या थी बहमनियों की? तो इनकी राजधानी गुलबर्गा थी। आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहमनी राज्य जो भी यहाँ पे राजवंश है सभी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। मुद्रा कौन थी? ऊर थी। इनके राज्य में इनके शासनकाल में एक जो रूसी यात्री आया था जिसका नाम था निकितन, और ये 1417 में भारत आया। और अंतिम शासक कौन था बहमनी साम्राज्य का? तो कुली मुल्ला बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मलेरिया की दवा किससे बनता है? तो एक साइंस का प्रश्न है। तो मलेरिया की दवा सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से बनता है। सिनकोना वृक्ष के छाल से बनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया की जो दवा होती है उसे क्या कहते हैं? मलेरिया की जो दवा होती है उसे कुनीन कहते हैं। मलेरिया की दवा क्या होती है? कुनीन। आपसे पूछेगा किसकी दवा है? तो आप लोग बताएंगे मलेरिया की दवा। और मलेरिया रोग होता किससे है? मलेरिया रोग कैसे होता है? तो इसके लिए मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। कौन सा मच्छर? आपसे पूछे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया कैसे होता है? मादा एनाफिलीज के। और मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, इसकी खोज किसने की? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। कौन की थे? रोनाल्ड
रास ने इसकी खोज की थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि मलेरिया में कौन सा प्रभावित अंग होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मलेरिया में आपके प्लीहा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया में? प्लीहा प्रभावित होता है। और मलेरिया में कौन सा परजीवी होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे मलेरिया में कौन सा परजीवी होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसमें होता है? प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये मलेरिया में होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया की जो पहली वैक्सीन खोजी गई है उसका क्या नाम है? मलेरिया की जो पहली वैक्सीन बनाई गई है उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मॉस्क्यूरिक्स। क्या है? मॉस्क्यूरिक्स है मलेरिया की पहली वैक्सीन। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं मलेरिया की दवा किससे बनता है। तो मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष से बनता है। मलेरिया की दवा सिनकोना वृक्ष के छाल से। और मलेरिया की दवा क्या कहलाती है? तो मलेरिया की दवा कुनिन होती है। और मलेरिया किससे फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होगा, इसकी खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस ने की। और मलेरिया में कौन सी अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्लीहा, स्प्लीन या फिर स्प्लीन प्रभावित हो जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मलेरिया में कौन सा परजीवी होता है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया में होता है। मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? तो मलेरिया की पहली वैक्सीन बनाई गई मॉस्क्यूरिक्स। मलेरिया की ये पहली वैक्सीन है। ठीक, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि। यहाँ पे दर्शन से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4-5 दर्शन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको आप लोग याद रखेंगे। वहीं आपसे पूछ ले कि उपनिषद किस पे आधारित होते हैं। तो उपनिषद जो है आपसे पूछ ले किस पे आधारित होते हैं, तो उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित होते हैं। किस पर? दर्शन पर आधारित होते हैं। अब वही आपसे पूछ ले कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वहीं आपसे पूछिए कि मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वहीं आपसे पूछ ले कि योग दर्शन के प्रवर्तन कौन थे? योग दर्शन के, इन सभी का प्रश्न आप लोग, इन सभी का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। आपसे पूछे कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे उनका क्या नाम था? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। जैमिनी मीमांस दर्शन के प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक है। और वही वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण है यहाँ पे वेदांत दर्शन के प्रवर्तक। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि। उपनिषद किस पे आधारित होते हैं? तो ये दर्शन पे आधारित होते हैं उपनिषद। वहीं आपसे पूछे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। और मीमांस दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछ ले कौन है? तो जैमिनी मीमांस दर्शन के प्रवर्तक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक। और वहीं आपसे पूछे कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, यानी कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है? तो देखिए भूमध्य रेखा सबसे पहले तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। और एक तो आपका एशिया महाद्वीप से। इन तीनों महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किन महाद्वीपों से गुजरती है? भूमध्य रेखा हो गया आपका, भूमध्य रेखा प्लस कर्क रेखा और प्लस मकर रेखा, ये तीनों किन महाद्वीप से गुजरती है? ये किस जो है किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो ये तीनों गुजरती हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि मकर रेखा और फिर भूमध्य रेखा दोनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? आपसे पूछ ले, सॉरी, भूमध्य रेखा और कौन सा रेखा? मकर रेखा। ये दोनों मकर रेखा ये किस देश से गुजरती है? ये किस देश से गुजरती है आपसे पूछ ले, तो ये दोनों ब्राजील से गुजरती है। दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राजील, यहाँ से गुजरती हैं भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आपसे पूछे किस देश से गुजरती हैं, तो ये ब्राजील से गुजरती हैं। वहीं भूमध्य रेखा के बारे में चीजें देख लेते हैं, पूछा जाता है। भूमध्य रेखा इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये क्या होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछ ले किसे कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसे जो है कांगो नदी 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो नदी इसे 2 बार काटती है।
और आपसे पूछ रहे कि भूमध्य रेखा पे सूर्य कब सीधे चमकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 दिन है साल में 2 बार, 23 मार्च और 21 सितंबर को ये सूर्य इस पे सीधी चमकती है, यानी कि भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है, ठीक, सीधी पड़ती है। और वहीं पे आपसे पूछ ले कि डोल्ड्रम क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डोल्ड्रम क्षेत्र किसे कहते हैं। तो डोल्ड्रम क्षेत्र क्या होता है आप लोग बताएंगे। तो देखिए डोल्ड्रम क्षेत्र को क्या है, एक नाम से और इसे शांत पेटी भी कहते हैं, शांत पेटी कहते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र को। तो देखिए भूमध्य रेखा से क्या होता है, देख लीजिए आप लोग, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ में 10 डिग्री नॉर्थ से लेके भूमध्य रेखा से 10 डिग्री साउथ तक के जो बेल्ट होते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक के बेल्ट को क्या कहते हैं, इसे डोल्ड्रम क्षेत्र कहते हैं, या फिर भूमध्य, यहाँ पे इसे डोल्ड्रम क्षेत्र या फिर शांत पेटी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कहाँ से, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक, इसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम क्षेत्र या फिर शांत पेटी कहते हैं। तो रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो देखिए भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से भी गुजरती है, अफ्रीका महाद्वीप से भी गुजरती है, एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है। वहीं आपसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, ये तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये दोनों किस देश से गुजरती हैं, तो ये ऐसा एक ही देश है जो इस दोनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ब्राजील हो जाएगा, ठीक। और भूमध्य रेखा और इसे ही क्या कहते हैं, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे ही कहते हैं। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसे ही 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। और भूमध्य रेखा को पूछे कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो इसे कांगो नदी 2 बार काटती है। और आपसे पूछे भूमध्य रेखा पे सूर्य कब लंबवत चमकता है, तो ये 21 मार्च को भी लंबवत चमकता है और 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकता है। यहाँ पे सितंबर लिखेंगे आप लोग, 21 मार्च और ये 23 सितंबर है। और वहीं पे आपसे पूछे कि डोल्ड्रम क्षेत्र किसे कहते हैं, तो देखिए डोल्ड्रम क्षेत्र या फिर शांत पेटी ये किसे कहते हैं, ये जो है आपके भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक के जो बेल्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं, डोल्ड्रम क्षेत्र या फिर शांत पेटी कहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। और वहीं आपसे पूछ ले कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का इसका पुराना नाम क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पुराना पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या था इसका पुराना नाम, हेली नेशनल पार्क था। अब वर्तमान समय में इसका क्या नाम हो गया है, या फिर वर्तमान में इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और क्यों रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि इसके बीच से कौन सी नदी निकलती है, इसके बीच से रामगंगा नदी निकलती है, इसके बीच से क्या होती है, रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क क्या है, आपसे पूछे कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो रामगंगा नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। वहीं आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और कहाँ पे है ये, लद्दाख में। कहाँ पे, लद्दाख में है, ठीक। आपसे पूछे कि और सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो साउथ बटन नेशनल पार्क है। साउथ बटन नेशनल पार्क है सबसे छोटा नेशनल पार्क। और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप पे है, ठीक। और कुछ चीजें उत्तराखंड के बारे में और आप लोग देख लीजिए। जैसे आपसे पूछे कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे पाए जाते हैं, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी उत्तराखंड में ही है। और आपसे पूछे कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पाए जाते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये भी आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, तो देखिए ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अलग ही इतिहास है। इसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क। और वर्तमान समय में इसका नाम चेंज हो गया है और नया नाम हो गया रामगंगा नेशनल पार्क। क्यों रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि इसके बीच से रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, ठीक। और बात करते हैं भारत का ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और भारत का आपसे पूछ लिया सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्या है, तो हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। और वहीं पे आपसे पूछे साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में।
और भी कुछ उत्तराखंड के नेशनल पार्क है, जैसे फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि, जल संधि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये सारे जल संधियां एग्जाम में पूछी जाती हैं जो मैं आपको कराऊंगा। ये सारे यहाँ पे यूरोप से संबंधित जो भी जल संधियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और जो एशिया की हो गई या फिर और भी जो महाद्वीप की जो जल संधियां हैं ये बहुत ही पुरानी हो चुकी, बहुत ही पूछ चुका है। जो यूरोप की जल संधियां हैं वो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे डोवर जल संधि, ये क्या है, ये कौन सी है, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है, तो डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछ ले कि डेनमार्क जल संधि किनके बीच में है, डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ता है, डेनमार्क जल संधि किन दो जल निकायों को जोड़ता है, आपसे पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले डेनमार्क जल संधि, तो इनके बारे में बताइए। तो देखिए डेनमार्क जल संधि जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है इसको जोड़ती है किससे, आर्कटिक महासागर से, किससे, आर्कटिक महासागर को इससे जोड़ती है। ठीक, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आर्कटिक महासागर से। और वहीं पे आपसे पूछ ले कि डेविस जल संधि कहाँ पे है, डेविस जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो डेविस जल संधि जो है ये आपको बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है, किससे, बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है, किससे, अटलांटिक महासागर को, बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है ये किससे, अटलांटिक महासागर से। ठीक, तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक, वहीं आपसे पूछ ले कि ये किन दो देशों के बीच में स्थित है या फिर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो ये ग्रीनलैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है, ग्रीनलैंड के और कनाडा के बीच में, सॉरी ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। वहीं आपसे पूछ ले कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे है, तो जिब्राल्टर जल संधि सबसे पहले तो ये पूछेगा कि किन दो जल निकायों के बीच में है, तो जिब्राल्टर जल संधि की बात करें तो देख लीजिए जिब्राल्टर जल संधि के बारे में, तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। और आपसे पूछ ले कि ये किन दो देशों के बीच में है, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, स्पेन और मोरक्को के बीच में, स्पेन और किसके बीच में, मोरक्को के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ये जिब्राल्टर जल संधि है। आप लोग मैप में देख सकते हैं अगर आपके पास मैप है तो देख लेते हैं इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है, तो डोवर जल संधि है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। वहीं आप लोग नोट करेंगे जो आपके डेनमार्क जल संधि है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आर्कटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आर्कटिक महासागर से। और डेविस जल संधि जो है ये बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, किसी बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर के। और ये ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में आपकी डेविस जल संधि स्थित है। वहीं आपसे पूछ रहे कि जिब्राल्टर जल संधि कहाँ पे स्थित है, तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। और जो इसकी भौगोलिक स्थिति है ये स्पेन और मोरक्को के बीच में जल संधि स्थित है। तो इतनी जल संधियां आप लोग, ये इंपॉर्टेंट जल संधि है, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, इसे 2-3 बार पढ़ेंगे, ये याद हो जाएगा। ठीक, याद उतना नहीं होगा तो कम से कम आपको ऑप्शन में मिलेगा तो आप लोग सही ऑप्शन सही कर सकते हैं। तो देख लेते हैं लोनार झील कहाँ पे स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित कौन सी झील है, लोनार झील। और महाराष्ट्र के बारे में कुछ चीजें आपसे पूछे कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र के सीएम। कौन है, एकनाथ शिंदे की सरकार है, महाराष्ट्र के सीएम है। आपसे पूछ ले कि लावड़ी लोकनृत्य कहाँ की है, लावड़ी लोकनृत्य कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की, महाराष्ट्र की लोकनृत्य है लावड़ी। वहीं आपसे पूछ ले कि अजंता गुफा कहाँ पे है, अजंता गुफा कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछ ले कि एलोरा की गुफा कहाँ पे है, एलोरा की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो या फिर आपसे पूछ ले कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ पे स्थित है। ये सारी की सारी गुफाएं कहाँ पे स्थित है, ये सारी की सारी महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं। वहीं आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक
बंदरगाह की बात करें तो ये आपके मुंबई बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, और ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं महाराष्ट्र के सीएम। वहीं आपसे पूछ ले कि अजंता जो त्योहार है कहाँ पे मनाया जाता है? अजंता जो लोकनृत्य है वो आपके महाराष्ट्र में मनाया जाता है, और लावड़ी जो लोकनृत्य है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफा, ये सारे के सारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यहाँ पे इंडिया इंडिकेट करेंगे, इंडिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह, ठीक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का भी प्रयोग करते हैं, भारी जल का भी प्रयोग करते हैं, और साथ में ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। भारी जल और ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। भारी जल के बारे में बात करेंगे तो इसे कहते हैं D2O। इसका फार्मूला क्या होता है भारी जल का? D2O होता है, और इसको और भारी जल को क्या कहते हैं? इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या आपको ऑप्शन में ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी मिलेगा, या फिर D2O मिलेगा, या फिर भारी जल, आपसे तीनों में से कोई भी मिल सकता है, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो आपके मंदक होते हैं, मंदक का कार्य क्या होता है? तो ये मंदक जो परमाणु रिएक्टर होता है इनमें क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं। इनमें क्या करते हैं? न्यूट्रॉनों की गति को ये लोग जो मंदक होते हैं वो कम करते हैं, ठीक। तो ये काम है मंदक का, ठीक। और बात करते हैं परमाणु में कौन सी अभिक्रिया होती है? परमाणु में आपसे पूछ ले कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो परमाणु रिएक्टर होता है उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? तो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा था। भारत का पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा था। और इसे स्थापित किया गया था ट्राम्बे में, और ट्राम्बे में इसे स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1956 में इसे स्थापित किया गया था। और वहीं आपसे पूछ रहे कि भारत का पहला जो है न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर का क्या नाम है? तो भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर था, इसका क्या नाम था? कामिनी। कामिनी भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर था, और इसे कब स्थापित किया गया था? 1988 में। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल का भी प्रयोग करते हैं, और ग्रेफाइट का भी प्रयोग करते हैं। भारी जल को D2O कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बात करते हैं इनका कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉनों की गति को कम करते हैं। जो भी मंदक होते हैं इनका कार्य क्या होता है? ये भी ऑप्शन में मिल सकता है कि न्यूट्रॉनों की गति कम कर सकते हैं। आप लोग अगर वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन में इतना डिटेल में आपको चीजें नहीं मिल सकती, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में होता है। लेकिन आपसे पूछ लेगा कि भारी जल और ग्रेफाइट का कार्य क्या होता है, मंदक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? और ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन इस तरह के बना दिए जाते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को तेज करता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन बनाएगा। तो ये सारी चीजें आपको यही केवल मिलेगी। इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि इस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो देखिए, परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया परमाणु रिएक्टर में होती है। कौन सी? नाभिकीय विखंडन। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, जिसे स्थापित किया गया था ट्राम्बे में, और इसे कब स्थापित किया गया था? 1956 में। और पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर भारत का कौन सा था? कामिनी था। कामिनी भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर, और वो भी 1988 में इसको स्थापित किया गया था। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? या फिर आपसे पूछ ले कि जयलेपला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला या फिर जयलेपला दर्रा, तो ये दोनों दर्राएं कहाँ पे हैं? सिक्किम में है। सिक्किम में ये स्थित दर्रे हैं। और कुछ चीजें और देखेंगे जो सिक्किम में स्थित है। जैसे आपसे पूछे कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित पर्वत है। वहीं आपसे पूछ रहे कि लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है?
लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, तो ये सिक्किम में पाई जाती है लेप्चा जनजाति। वहीं आपसे पूछे कि चिलामू झील कहाँ पे स्थित है, चिलामू झील कहाँ पे स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित झील है चिलामू झील। और सिक्किम सीमा किन किन देशों से बनाता है, तो देखिए इस तरह से तो सिक्किम है और उत्तर की तरफ जो सीमा है वो चीन से बनाता है, चीन उत्तर की तरफ सीमा चीन से बनाता है, और जो पूर्व की तरफ सीमा है वो चीन भूटान से बनाता है, सिक्किम भूटान से बनाता है, और जो पश्चिम की तरफ जो सीमा है वो नेपाल से बनाता है। तो इस तरह से जो चीन सीमा 3 देशों के साथ बनाता है वो कौन कौन सी दोस्त, नेपाल, चीन और भूटान से। ठीक, और बात करते हैं यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो भारत की जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। और आपसे यही पूछ ले सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक है सिक्किम की राजधानी, क्या है, गंगटोक सिक्किम की राजधानी। तो इन दो चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है कंचनजंगा की, 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, और ये हिमालय की चोटी है, किसकी चोटी है, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी है, तो ये हिमालय की पर्वत है, और हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेप्चा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, सिक्किम में। चिलामू झील कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, 3 देशों के साथ। जो उत्तर की तरफ सीमा है चीन से बनाता है, पूर्व की तरफ सीमा है भूटान देश से बनाता है, और पश्चिम की तरफ सीमा नेपाल से बनाता है। और सिक्किम की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। जेलेपला दर्रा भी सिक्किम में। गंगटोक राजधानी कहाँ क्या है, सिक्किम का। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और वहीं पे बात करें कंचनजंगा हिमालय की एक ऊंची चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो हिमालय में स्थित है। बात करते हैं 1 माइक्रोन बराबर कितना है, तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। वहीं आपसे पूछे कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक, और बात करते हैं और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर आपसे पूछ ले कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर। वहीं आपसे पूछ ले कि 1 फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर 1 फर्मी बराबर होता है। ठीक, और वहीं आपसे पूछ ले कि 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, 1 प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो एक जो प्रकाश वर्ष है या फिर लाइट ईयर है इसमें 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर होते हैं, इसमें 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। वहीं आपसे पूछ रहे कि एक जो पारसेक में कितने मीटर होते हैं, 1 पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो 3.08 × 10⁻16 मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर होते हैं। देख लेते हैं रिवीजन। आपसे पूछे कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है, और 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, और 1 पारसेक बराबर होता है 9.08 × 10⁻16 मीटर। ये सारे प्रश्न भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, तो भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, सुष्मिता सेन थी। कौन थी, सुष्मिता सेन थी भारत की पहली मिस यूनिवर्स। और ये प्रतियोगिता कब जीती थी, 1994 में ये जीती थी। और भारत की आपसे पूछे कि पहली मिस वर्ल्ड कौन है, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है, तो भारत की पहली जो मिस वर्ल्ड बनी थी, कौन बनी थी, वो आपके भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। कौन बनी थी, रीता फारिया। और रीता फारिया ये प्रतियोगिता कब जीती थी, 1966 में। और वहीं कुछ मिस यूनिवर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स के बारे में बात करें तो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता है 2021 में कौन जीती थी, तो ये भी भारतीय बनी थी। कौन बनी थी, हरनाज सिंह सिंधु। कौन बनी थी, 2022 की कौन प्रतियोगिता जीती थी, हरनाज सिंह सिंधु इनको इस प्रतियोगिता को जीती थी। और 2022 मिस यूनिवर्स कौन है, तो बोनी गैब्रियल है। 2022 मिस यूनिवर्स कौन है, बोनी गैब्रियल हैं,
2022 मिस यूनिवर्स। और बात करते हैं ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी, अमेरिका में ये प्रतियोगिता हुई थी और ये अमेरिका में रहने वाले हैं और 71 नंबर की ये प्रतियोगिता है। और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आपसे पूछ ले कि शुरू कब से हुई, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता शुरू कब से हुई, तो ये 1952 से शुरू हुई। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब से शुरू हुई, 1952 से। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन है, तो सुष्मिता सेन है भारत की पहली मिस यूनिवर्स। और ये इस प्रतियोगिता को कब जीती थी, 1994 में। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो रीता फारिया भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी, मिस वर्ल्ड बनी थी और 1966 में ये प्रतियोगिता जीती थी। अब बात करते हैं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की, तो ये 2021 में जीता था हरनाथ सिंधु ने और 2022 में बोनी गैब्रियल ने जीता और ये अमेरिका में रहने वाली हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं और 71वां प्रतियोगिता ये विजेता हुई। ठीक, 24 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, तो देखिए 24 कैरेट की जो शुद्धता है 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, तो 22 कैरेट सोने की शुद्धता 92% होती है। और 24 कैरेट जो सोना होता है 24 कैरेट इसकी शुद्धता कितनी होती है, तो जो 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% शुद्धता होता है। इससे आप भाग लगाएंगे तो 1 कैरेट बराबर कितना होता, 1 कैरेट बराबर होगा आपके 4%। तो 1 कैरेट बराबर 4%, 24% का है कितना 100 आपका परसेंट है 24 कैरेट का। यहाँ पे 2 कैरेट कम हुआ है यानी कि यहाँ पे 2 कैरेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8%। तो इसमें से आप लोग 2% कम हुआ है यानी कि 100 में से आप लोग 2 घटाएंगे, 100 में से 8 घटाएंगे तो कितना आपको मिलेगा 92%, यानी कि 22 कैरेट का मान कितना हो गया, 22 कैरेट का जो परसेंटेज है वो 92% लगभग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल तो नहीं कटेगा 24 से 100 बार में, लेकिन नियर अबाउट 4 बार जाएगा। ठीक, तो इस वजह से नियर अबाउट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 92% इसका आएगा। ठीक, और बात करते हैं सोने के बारे में कुछ चीजें, जैसे कि आपसे पूछे कि कारगुर्ली की खान और कुलगाड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है। कारगुर्ली की खान और फिर कुलगाड़ी की खान, ये सबसे पहले तो ये कहाँ पे स्थित दोनों खाने हैं, तो ये दोनों खाने ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए ये फेमस खाने हैं। ठीक, और वहीं आपसे पूछ ले कि जो आपके जोहान्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है, जोहान्सबर्ग ये कहाँ पे है, क्यों प्रसिद्ध है, तो जोहान्सबर्ग ये दक्षिणी अफ्रीका का देश है। कहाँ का, दक्षिणी अफ्रीका का देश है जोहान्सबर्ग। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी सोना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासकों ने चलाए, तो सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं, सर्वाधिक सोने के जो सिक्के हैं ये चलाए थे आपके गुप्त शासकों ने। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के, लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलाए थे, सर्वाधिक आपसे पूछ ले आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात करें तो ये आपके शुद्ध सोने के सिक्के, तो यहाँ पे पूरे सिक्के की बात हो रही है, तो ये किसने चलाए थे, तो ये कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, कुषाणों ने चलवाए। तो ये सारी चीजें आप सब सोना से याद रखेंगे। तो देखिए 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है, 92% होती है। और 24 कैरेट सोने की शुद्धता आप लोग जानते हैं कि 100% होती है। 24 से भाग लगाएंगे 100 में तो लगभग पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन लगभग आपको 4 बार में जाएगा। और 1 कैरेट बराबर यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 4%। जब 1 कैरेट बराबर 4%, तो यहाँ पे 24 से कितना कम होके 22 हुआ है, तो 2 कम होके 22 हुआ है, तो 2 कैरेट का वैल्यू हो जाएगा 8%। तो यहाँ पे 100 में से टोटल 24 कैरेट का 100% होता है, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो 92% हमारा यहाँ पे जवाब आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप जवाब कर सकते हैं। तो आप पूछेगा कि कारगुर्ली और कुलगाड़ी की खान कहाँ पे है, तो कारगुर्ली और कुलगाड़ी की खान ऑस्ट्रेलिया में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपसे पूछे कि जोहान्सबर्ग क्यों प्रसिद्ध है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश नहीं, एक शहर है, नगर है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासकों ने चलाए, तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों ने चलाए, तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल।
और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, या फिर इसे क्या कहते हैं? इसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? सूखा रोग भी इसे कहते हैं। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेकोफेरॉल। विटामिन ई की रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा? तो इसमें बांझपन होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन, या फिर क्या होता है? बांझपन या फिर जनन क्षमता में कमी हो जाती है। जनन, या फिर इसे कह सकते हैं जनन क्षमता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और वहीं आपसे पूछे विटामिन के का क्या काम है? तो रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का काम है। क्या है? रक्त का थक्का बनाना किसका काम है? विटामिन के का काम है। तो ये सारी चीजें आप लोग विटामिन से संबंधित प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी पाया जाता है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी1 की कमी से थायमीन, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से होता है रिकेटस नामक रोग। और इसे क्या कहते हैं? सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। इसकी कमी से बांझपन होता है या फिर जनन क्षमता में कमी होता है, आप लोग कह सकते हैं। विटामिन के का क्या रासायनिक नाम है? तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का जमने में ये सहायक होता है। और विटामिन के खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। और सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये आपके विटामिन डी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक, पानी में साधारण नमक मिलाने पे क्या होता है? तो देखिए, पानी में अगर आप साधारण नमक मिला देते हैं तो इसका क्वथनांक हमेशा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जो हिमांक बिंदु है, हिमांक यानी कि बढ़ने की जो क्षमता है कम हो जाएगी। हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, देखिए आप लोग अगर फ्रिज वगैरह में बर्फ जमाते होंगे तो आप लोग क्या करते हैं? अगर थोड़ा सा नमक उसमें मिला देंगे तो बर्फ जल्दी जम जाता है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। वैसे नॉर्मल जल का अगर पूछे तो नॉर्मल पानी का जो है क्वथनांक कितना होता है? नॉर्मल पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो नॉर्मल पानी का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हम सभी जानते हैं। और नॉर्मल पानी का आपसे पूछे कि हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर वहीं आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछ ले कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये थोड़ा अधिक होता है। ये होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। इसका जो क्वथनांक होता है भारी जल का, जिसे D2O कहते हैं या फिर मंदक के रूप में भी प्रयोग करते हैं, इसका क्वथनांक 101.42 होता है। वहीं आपसे पूछे कि पानी का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? पानी का घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है? तो पानी का घनत्व तो अधिकतम आपसे पूछ ले कब होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वहीं आपसे पूछे कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पानी में साधारण नमक मिलाने पे क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, पानी में अगर साधारण नमक मिला देंगे तो हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जबकि क्वथनांक बिंदु क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और पानी का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक होता है। वहीं आपसे पूछे कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो ये कुछ अधिक होता है, 101.42 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं
अगर आप पहाड़ पे चले जाते हैं तो पहाड़ पर जो क्वथनांक है वो नॉर्मल क्वथनांक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये नॉर्मल क्वथनांक से भी कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहाड़ पे क्वथनांक में क्या होता है, तो ये नॉर्मल क्वथनांक से कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ पे जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय जो दाब होता है पहाड़ पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे पानी जल्दी उबलने लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। तो देखिए पानी का बात करें, पानी का जो घनत्व तो अधिकतम कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और परम शून्य ताप किसे कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई, तो देखिए डिजिटल कुछ योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं और हमें इन सभी योजनाओं को याद करके रखना है। तो जैसे देखिए डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। वहीं आपसे पूछेगा कि शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी। और आपसे पूछे कि और ये शिक्षा मित्र योजना स्पेशली कहाँ का है, यूपी का है। वहीं आपसे पूछे कि कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो कुसुम योजना की जो शुरुआत है ये सोलर पंप से संबंधित है। आपसे पूछे कुसुम योजना की शुरुआत किससे संबंधित है, तो ये सोलर पंप से संबंधित है कुसुम योजना। वहीं आपसे पूछे कि पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 मई 2016 की शुरुआत हुई थी। पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को। और वहीं आपसे पूछे कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो जो इंदिरा आवास योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1985 में। और सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम कहाँ का है, सोलर स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम कहाँ का है, तो ये बिहार का योजना है। कहाँ का, वहीं आपसे पूछे कि अभ्युदय योजना कहाँ का है, अभ्युदय योजना कहाँ का है, तो अभ्युदय योजना जो है यूपी का है। कहाँ का है, यूपी का अभ्युदय योजना है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि डिजिटल इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। और शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत 2001 में हुई थी यूपी में। और कुसुम जो योजना है इसकी शुरुआत किसके संबंधित है, तो सोलर पंप से संबंधित है। पीएम उज्ज्वला योजना की बात करें तो पीएम उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से हुई। और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना कहाँ का है, बिहार का है। अभ्युदय योजना की, अभ्युदय एक कोचिंग की योजना है और एक कहाँ का है, ये यूपी का है। और इंदिरा आवास योजना 1985 में शुरू हुई। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। ठीक, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। अब सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक कम जनघनत्व पढ़ लेते हैं। जैसे सर्वाधिक जनघनत्व एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जैसे सर्वाधिक जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन है, दिल्ली है। और आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो जवाब आपके सामने है, बिहार है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मोनाको है। कौन सा है, मोनाको सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप कौन सा है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप जावा द्वीप है। ठीक, वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है सर्वाधिक जनघनत्व वाला। तो ये इस तरह से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और वहीं पर न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन है, तो अंडमान निकोबार है न्यूनतम घनत्व वाला यूनियन टेरिटरी। और आपसे पूछे कि न्यूनतम घनत्व वाला जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। और ये भी पूछ ले कितना है अरुणाचल प्रदेश का, तो मात्र 17 है। ठीक, और बात करते हैं, और वहीं आपसे पूछे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला देश ग्रीनलैंड है। कौन सा, ग्रीनलैंड है न्यूनतम जनघनत्व वाला देश। वहीं आपसे पूछ रहे कि न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। रिवीजन करते हैं। आपसे पूछे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार।
और सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों को देखेंगे, सर्वाधिक जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? बिहार, सॉरी दिल्ली। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य आपके बिहार। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश मोनाको। सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप जावा। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप एशिया। और न्यूनतम जनघनत्व के बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? सॉरी न्यूनतम जनघनत्व वाला यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार। और न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश। और न्यूनतम जनघनत्व वाला देश कौन सा है? ग्रीनलैंड। और न्यूनतम जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। अब बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे तो बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? बांग्लादेश को गंगा को जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है। बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को कहते हैं ये जमुना। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना। और इन दोनों के संयुक्त धारा को, जब जमुना और पद्मा दोनों मिल जाते हैं तो इन संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक, मेघना कहते हैं। तो ये छोटी सी बात है, आप लोग इसे समझिए। और वहीं आपसे पूछे कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा, जो कि कौन से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका निर्माण दो नदियां, एक तो आपकी गंगा नदी मिलती है और एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो क्या होता है? आपके यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। और कहाँ पे ये स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी की एक वितरिका है। गंगा नदी की एक वितरिका जिसे क्या कहते हैं? हुगली नदी। गंगा नदी की वितरिका हुगली नदी। और हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता क्या है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। और माजुली नदी द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली नदी द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये कहाँ पे, किस नदी पे आपसे पूछ ले तो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये स्थित है। आपसे पूछ ले किस राज्य में स्थित है तो असम राज्य में ये स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और बांग्लादेश में कुछ नदियों के अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। और जब जमुना और पद्मा आपस में मिल जाते हैं तो इसके संयुक्त धारा को क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। और सुंदरवन डेल्टा के बारे में बात करें तो ये स्थित कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। वहीं आपसे पूछे कि गंगा नदी की वितरिका कौन सी है तो जब कोई नदी किसी बड़ी नदी से अलग हो जाती है तो उसे कहते हैं वितरिका। ठीक, और ये गंगा नदी की जो वितरिका है हुगली नदी है। और हुगली नदी के बारे में बात करें, इस पे माजुली नदी द्वीप किस देश में, सॉरी किस राज्य में स्थित है तो ये असम में स्थित है। अब माजुली नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और किस नदी पे बना हुआ है माजुली नदी द्वीप तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और ये भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है तो इसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। बढ़ते हैं अपने, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लावड़ी एंड तमाशा लोकनृत्य कहाँ का? तो प्रसिद्ध लावड़ी और तमाशा लोकनृत्य महाराष्ट्र का है। और बात करते हैं नौटंकी कहाँ का लोकनृत्य है? नौटंकी तो ये उत्तर प्रदेश का है नौटंकी। वहीं आपसे पूछ ले कि लोटा कहाँ का लोकनृत्य है तो मध्य प्रदेश का लोकनृत्य है लोटा। वहीं आपसे पूछ ले कि सरहुल लोकनृत्य कहाँ पर का है तो सरहुल लोकनृत्य झारखंड का है। कहाँ का? झारखंड है सरहुल लोकनृत्य। आपसे पूछे कि गरबा कहाँ का लोकनृत्य है? गरबा तो ये आपके गुजरात का लोकनृत्य है गरबा। वहीं आपसे पूछे कि स्वांग कहाँ का लोकनृत्य? स्वांग का तो ये हरियाणा का लोकनृत्य है स्वांग
हरियाणा का लोक नृत्य है स्वांग। और वहीं आपसे पूछ ले कि मांडी की कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? गोवा का। वहीं आप लोग बताएंगे कि गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग बताएंगे कि गिद्दा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपके पंजाब का लोक नृत्य। कहाँ का? पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा। और वहीं आपसे पूछे कि खेल गोपाल कहाँ का त्यौहार है, खेल गोपाल कहाँ का त्यौहार है, तो ये असम का त्यौहार है। कहाँ का? असम का। तो देख लेते हैं एक बार, आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध लावड़ी और तमाशा ये लोक नृत्य कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। लोटा लोक नृत्य ये मध्य प्रदेश का है। और स्वांग नामक लोक नृत्य मनाता है हरियाणा। मांडी नामक लोक नृत्य मनाया जाता है गोवा में। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, झारखंड में। और गरबा कहाँ पे मनाया जाता है, गुजरात में। और बात करते हैं गिद्दा एंड भांगड़ा, ये कहाँ का फेमस है, पंजाब का। वहीं आपसे पूछे कि खेल गोपाल कहाँ का है, तो ये असम का है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपसे पूछे कि भाग कौन सा है, तो भाग 4। आपसे पूछे कि भाग नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल कितना है, 36 से 51। आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए। कहाँ का? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो जैसे आर्टिकल नंबर 36 में आपसे पूछ ले क्या है, तो आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा है। क्या है? राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 36 में है। वहीं आपसे पूछ ले कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 36 में। आर्टिकल नंबर 40 इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है। किसका? ग्राम पंचायत का गठन है। ठीक, और वहीं आपसे पूछे कि आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है। क्या है? समान नागरिक संहिता है। ठीक, और आर्टिकल नंबर 45 में क्या है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य सरकार देखेगी। कौन देखेगी? राज्य सरकार देखेगी। और आर्टिकल नंबर 47 में क्या कहा गया है कि राज्य क्या करेगी, अपने राज्य के जो पोषाहार स्तर में सुधार करेगी, पोषाहार स्तर में सुधार करेगी, और स्वास्थ्य स्तर में क्या करेगी, सुधार करेगी। और फिर राज्य किस स्तर में सुधार करेगी, जीवन स्तर में भी सुधार करेगी, जीवन स्तर में भी सुधार करेगी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में रखा गया है, अनुच्छेद 36 से 51 है। और किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया। राज्य की नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट नीति के निर्देशक तत्व से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल 36 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन। और आर्टिकल 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और पोषाहार स्तर में सुधार के लिए, और स्वास्थ्य स्तर के सुधार के लिए, और जीवन स्तर में सुधार के लिए आर्टिकल 47 में बताया गया है। इस राज्य व्यवस्था करेगी आर्टिकल 47 में अपने राज्य में। इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आप लोग बताते नहीं है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ, तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। कहाँ पे? ऋग्वेद में। वहीं आपसे पूछ ले कि गायत्री मंत्र का प्रयोग कहाँ पे हुआ, सबसे पहले गायत्री मंत्र का भी प्रयोग कहाँ पे हुआ था, ऋग्वेद में हुआ। और वहीं आपसे पूछे कि गोत्र प्रथा का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है, गोत्र शब्द पूछे ऋग्वेद में। यहाँ से पूछे कि गोत्र प्रथा का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो गोत्र प्रथा का सबसे पहले उल्लेख ये किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्व वेद में मिलता है। किस वेद में? अथर्व वेद में मिलता है। ठीक,
और भारत का ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और जो अथर्ववेद है ये सबसे नवीन वेद है। आपसे पूछिए सबसे नवीन वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक, और अब ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ऋग्वेद पहले लिख लेते हैं। ऋग्वेद का आपसे पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद में आप लोग ब्राह्मण ग्रंथ याद करके रख लीजिए। तो कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय एंड कौशितकी है ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एंड कौशितकी है। वहीं आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। तो और आपसे पूछे कि ऋग्वेद में उपयोगी नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में उपयोगी नदी किसे माना गया है? तो सिंधु नदी को माना गया है उपयोगी नदी, क्योंकि खेती भी होता है, इसी किनारे लोग रहते थे। और वहीं आपसे पूछे कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। सरस्वती को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। और ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में प्रमुख देवता का नाम इंद्र था। और इस इंद्र को क्या कहा जाता है? इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। कौन? पुरंदर भी कहा गया है। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ था? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिला? ऋग्वेद में मिला। अब सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और गोत्र प्रथा का सबसे पहले उल्लेख आपसे पूछे, और गोत्र शब्द पूछे कहाँ पे उल्लेख मिला? तो ऋग्वेद में। लेकिन वहीं गोत्र प्रथा पूछ ले कहाँ पे उल्लेख मिला? तो इसका जवाब चेंज होगा, तो अथर्ववेद हो जाएगा। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद है। और प्रमुख देवता कौन से हैं ऋग्वेद के? तो इंद्र प्रमुख देवता हैं, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। और ऋग्वेद के बारे में बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है ऋग्वेद का? तो ऐतरेय एंड कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या 1028 सूक्ति हैं। और ऋग्वेद की उपयोगी नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। शुद्ध ऋग्वेद की पवित्र नदी आपसे पूछ ले कौन सा है? तो सरस्वती है। और अगला प्रश्न है कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी की है। इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? शक्ति स्थल। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। कौन? इंदिरा गांधी सबसे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? इंदिरा गांधी को भारत रत्न से कब नवाजा गया था? तो इन्हें भारत रत्न मिला था 1971 में। कब मिला था? 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। वहीं आपसे पूछे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और इसकी विशेषता क्या है? कि भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंदिरा गांधी ने भारत की सबसे लंबी नहर बताइए। भारत की सबसे लंबी नहर क्या नाम है? तो इन्हीं के नाम पे भारत का सबसे लंबी नहर का नाम रखा गया इंदिरा गांधी नहर। क्या है इसका? इंदिरा गांधी नहर इसका नाम है। और इन्होंने एक नारा दिया था, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ का नारा आपसे पूछ ले किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। और किस 5 ईयर प्लान में दिया था? ये आप लोग बताएंगे किस 5 ईयर प्लान में दिया था। 5 ईयर प्लान। तो देख लेते हैं शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। और बात करते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और कब? 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। और इंदिरा गांधी की बात करें, एयरपोर्ट कहाँ नहीं मिलती? तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट क्या है? नई दिल्ली में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। और भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नहर की बात करें वो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर है। और वहाँ पे लाभ कहाँ के उठाते हैं? तो ये पूरे राजस्थान, पंजाब के लोग और राज्यों के लोग लाभ उठाते हैं। नारा कौन सा लगा गया यहाँ पे? तो इंदिरा गांधी ने नारा कौन सा दिया? गरीबी हटाओ का नारा दिया।
अगला प्रश्न है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी ने किया आगरा शहर की स्थापना। और कब किए? 1504 में। और बात करते हैं यहाँ पे सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और यहाँ पे अपनी राजधानी कहाँ बनाई? आगरा बनाई। और वहीं आपसे पूछे कि सिकंदर लोदी के बारे में क्या पूछेगा? तो सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। क्या था? निजाम खां था सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम। ठीक। और वहीं आपसे पूछे कि गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से जो कविताएं हैं वो लिखने का काम कौन करता है? तो वो आपके करता है सिकंदर लोदी। कौन करता है? सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं लिखा करता है। और आपसे पूछे कि और ये कविताएं गुलरुखी नाम की जो कविताएं थी ये किस भाषा में ये लिखता है? तो ये फारसी भाषा में लिखता है। किस भाषा में लिखता है? फारसी भाषा में लिखता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे बात कर ले और वहीं आपसे पूछे कि गज ए सिकंदरी किसने चलाया? गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? तो गज ए सिकंदरी का जो प्रचलन है वो सिकंदर लोदी ने किया। किसने? सिकंदर लोदी ने किया। तो ये सारे सिकंदर लोदी से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ लिए। जैसे आपसे पूछ ले कि आपसे पूछे कि आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने किया आगरा नगर की स्थापना। कब की? 1504 में। ठीक। वहीं आपसे पूछे किसने राजधानी अपनी जाके आगरा पे बनाई? और बात करते हैं सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां था सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम। और एक गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखा करता था सिकंदर लोदी लिखा करता था। और ये किस भाषा में लिखा करता था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाषा से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सिकंदरी लोदी की तो ये फारसी भाषा में लिखता था। और गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। अगला प्रश्न है कि आइसोहोल लाइन का संबंध क्या है? किससे है? तो समान लवणता वाले क्षेत्र को ग्राफ पे दर्शाता है। आइसोहोल लाइन क्या दर्शाता है? समान लवणता वाले लाइन है। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वहीं आपसे पूछ ले कि आइसो बार क्या दर्शाता है? आइसो बार लाइन क्या दर्शाता है? तो आइसो बार समान वायुमंडलीय दाब दिखाता है। क्या दिखाता है? समान वायुमंडलीय दाब। कौन सा रेखा दिखाता है? समान वायुमंडलीय दाब आइसो बार रेखा दिखाता है। और वहीं आपसे पूछ ले कि यहाँ पे लवणता की बात हुई है तो आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। कौन सी? विश्व की सबसे लवणीय झील है वान झील। और ये कहाँ पे स्थित है? ये रूस में। वान झील कहाँ पे स्थित है? ये तुर्की साइड में स्थित है। और बात करते हैं और आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे लवड़ी झील कौन सी है? तो
भारत में, हाँ, भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत में सबसे लंबी झील आपसे पूछ ले कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं सर्वाधिक लंबी सागर कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक लंबी सागर कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी सागर की बात करें भारत में कौन सी है? तो ये है मृत सागर। कौन सा सागर है? मृत सागर। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आइसोहोल लाइन का संबंध किससे है? तो समान लवणता वाली लाइन को कहते हैं आइसोहोल लाइन। और आइसोबार लाइन किसे कहते हैं? तो समान वायुमंडलीय दाब को दिखाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबार लाइन कहते हैं। ठीक, और सर्वाधिक लंबी वाला झील कौन सी है? तो वॉन झील है सर्वाधिक लंबी वाला झील, जो कि तुर्की में स्थित है। और सर्वाधिक भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कि कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि सर्वाधिक लंबी झील कौन सी है? तो मृत सबसे लंबी सागर कौन सी है? मृत सागर है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर में, और कह रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। ये प्रश्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ है, ये हमने पहले पढ़ चुका है। ठीक, और अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था और इन्हें खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। सितार और तबले का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। उर्दू कविताओं का जनक भी अमीर खुसरो को कहा जाता है। और भारत में गजलों का जनक भी अमीर खुसरो को माना जाता है। और बात करते हैं, आपसे पूछ लेगा कि तुगलकनामा किसने लिखा? तो तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा। और ये किसके शासन काल में रहते थे? तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन के शासन काल में रहते थे। और जो आपके अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था। और अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे? और इसके बारे में हमने जो बताया वो चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे। भारतीय जो मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ये संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और वहीं आपसे पूछे कि विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये इसका हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को दिन मनाया जाता है। 23 मार्च के दिन विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं आप लोग बताएंगे किस मंडल में होती है? मौसम संबंधी जो घटना है ये किस मंडल में होती है? तो मौसम संबंधी जो घटना होती है ये सारे के सारे क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। और मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये भी आप लोग बताएंगे। मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मौसम का जो अध्ययन है वो मीटेरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीटेरियोलॉजी कहलाता है मौसम का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और वहीं पूछ ले विश्व मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? जिनेवा में स्थित है। और विश्व मौसम संस्थान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को दिन मनाया जाता है। और मौसम संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं सभी किस मंडल में होती है? तो वो जो वायुमंडल की क्षोभ मंडल में होती है। और मौसम संबंधित जो भी घटनाएं हैं मौसम का अध्ययन किससे किया जाता है? तो मीटेरियोलॉजी में किया जाता है मौसम का अध्ययन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। और निजामुद्दीन औलिया थे कौन? तो ये अमीर खुसरो के गुरु थे। अमीर खुसरो के गुरु थे, अभी हमने बताया। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया को आपसे पूछे क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है महमूब ए इलाही। इन्हें क्या कहा जाता है? महमूब ए इलाही कहा जाता है। क्यों? महमूद ए इलाही का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अल्लाह के प्रिय। महमूद ए इलाही का क्या अर्थ होता है? अल्लाह के
प्रिय इसका अर्थ होता है। ठीक, और बात करते हैं आपसे, इन्होंने निजामुद्दीन औलिया ने इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और निजामुद्दीन औलिया बहुत ही फेमस थे उस समय, इसीलिए इन्हें शत्रु मानते थे। तो ये पूछा जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को शत्रु कौन मानते थे, तो ये आप लोग ध्यान रखें। निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानने वाला कौन था, तो निजामुद्दीन औलिया को शत्रु मानता था गियासुद्दीन तुगलक। कौन मानता था, गियासुद्दीन तुगलक क्या करता था, ये वो शत्रु टाइप से इन्हें ट्रीट करता था। और निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से समझेंगे, याद रखेंगे। तो देख लेते हैं कि 7 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा, निजामुद्दीन औलिया ने देखा। ये अमीर खुसरो के गुरु थे। कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु थे। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही का क्या अर्थ होता है, अल्लाह के प्रिय। ठीक, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने क्या कहा, दिल्ली अभी दूर है। और शत्रु इनको कौन मानता था, निजामुद्दीन औलिया को शत्रु कौन मानता था, तो निजामुद्दीन औलिया को शत्रु समझता था गियासुद्दीन तुगलक। और बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1325 में। पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है। आपसे पूछे कि आदम का पुल किसके बीच में है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। और वहीं आपसे पूछे कि रामेश्वरम द्वीप किसके बीच में है, रामेश्वरम द्वीप भी आपसे पूछे किसके बीच में, तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो ये भी आपके श्रीलंका को कहा जाता है। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ ले कि जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके श्रीलंका में स्थित है। और बात करते हैं एलिफेंटा पास कहाँ पे स्थित है, एलिफेंटा पास यानी कि एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये सारे के सारे श्रीलंका में स्थित है। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आपसे पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में, आदम रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में। पूर्व के मोती किसे कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे स्थित है, तो श्रीलंका में स्थित है जाफना प्रायद्वीप। और एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो ये भी श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो गया है। 1347 में हुई थी। तो आप लोग बताएंगे बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे, बहमनी राज्य के संस्थापक अभी हमने बताया इसे, और इन्हें क्या और इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है। और आप लोग बताएंगे कि बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, और बहमनी वंश में कौन सी रूसी यात्री आया था, बहमनी राज्य में कौन सी रूसी यात्री आया था। और आपसे पूछे कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। और सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। किसने, महमूद गजनवी ने लूटा था। कब लूटा था, तो 1925 में लूटा था। और ये इस समय यहाँ का शासक कौन था, इस समय गुजरात में शासन कौन कर रहा था, तो इस समय गुजरात के शासक थे जो चालुक्य भीम सेकंड थे, यहाँ के शासक भीम कौन थे, सेकंड। और ये बात करते हैं भीम सेकंड के बारे में, ये चालुक्य के वंश के शासक थे। कौन, चालुक्य वंश के शासक कौन थे, भीम सेकंड। जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता था। अब महमूद गजनवी के बारे में बात करें, प्रथम आक्रमण ये कब किया था, तो प्रथम आक्रमण ये 1000 भी मिलता है, तो 1001 भी मिलता है। प्रथम आक्रमण कब हुआ था, तो महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1001 में हुआ था। और ये जब आक्रमण करता था महमूद गजनवी, तो ये जिहाद का नारा देता था, जिहाद। तो जिहाद का नारा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पवित्र युद्ध। जिहाद के नारे का मतलब क्या होता है, पवित्र युद्ध होता है।
और आपसे पूछे कि महमूद गजनवी अंतिम आक्रमण कब किया था, तो 1027 में। और कुछ मंदिरों के बारे में, और जैसे आपसे पूछे कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है। कोणार्क मंदिर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित मंदिर है। कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। और बात करते हैं यहाँ पे, ये पूरी उड़ीसा में स्थित है और इसे क्या कहता है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। क्या, ब्लैक पैगोडा भी किसे कहा जाता है, इसे कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। और इसे किस शासक ने बनवाया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसे गंग वंश के शासक ने बनवाया था। किस वंश के शासक ने, गंग वंश के शासक ने बनवाया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। इसे किसने लूटा था, तो इसे मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। और महमूद गजनवी ने 1925 में लूटा था। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण, और जब लूटा था इस समय इसमें शासक कौन था, तो इसमें भीम सेकंड इस समय शासक था। कौन था, भीम सेकंड शासक था। और ये चालुक्य वंश के शासक थे। इस समय नारा कौन सा दिया, तो महमूद गजनवी ने जो नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का मतलब क्या होता है, पवित्र युद्ध होता है। ठीक, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और अंतिम आक्रमण जो महमूद गजनवी का था वो 1027 में हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और इसे गंग वंश के शासक ने बनवाया था, गंग वंश के शासक ने बनवाया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने, किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच में। किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुए थे, तो ब्रिटिश लोग इसमें विजयी हुए थे। ठीक, और इसमें अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, जो वांडीवास का युद्ध है इसमें अंग्रेज का नेतृत्व आपसे पूछ ले कौन कर रहा था, तो अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट। ये पूछा जाता है कि अंग्रेज क्या बोलते हैं, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आयरकूट कर रहा था। वहीं आपसे पूछे कि जो वांडीवास का युद्ध है 1760 वाला, उसमें फ्रेंच का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो इसमें फ्रेंच का नेतृत्व कर रहा था लाली। कौन कर रहा था, लाली या फिर लैली, लैली कहा जाता है। और इसका परिणाम क्या होता है, तो ये आप लोग बताएंगे कि इसका वांडीवास के युद्ध का परिणाम क्या होता है। तो इसमें 1761 में क्या हुआ कि पांडिचेरी पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। क्या हो गया, पांडिचेरी पर 1761 में, 1760 में युद्ध होता है, फिर 1761 में क्या हो जाता है, पांडिचेरी पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे हुई थी, अंग्रेज का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे कि वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और ये ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। इसमें परिणाम क्या हुआ था, ब्रिटिश लोग विजयी हुए थे। और इस समय इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट और फ्रेंच लोगों का नेतृत्व कर रहे थे लैली। ठीक, और परिणाम क्या होता है, 1761 में पांडिचेरी पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो साहित्य अकादमी की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। और ये कब से दिया जाता है, तो 1955 से ये दिया जाता है। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली से इसे दिया जाता है। ठीक, नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहले जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किस भाषा में दिया जाता है, तो 22 भाषा में पहले दिया जाता था। किस भाषा में, 22 भाषा में ये पहले दिया जाता था। अब इसे कितने भाषा में दिया जाता है, अब इसे 24 भाषा में दिया जाता है। 2 भाषाएं और बढ़ गई। और प्रथम महिला विजेता कौन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें, इसकी प्रथम महिला विजेता कौन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्रथम महिला विजेता कौन है, अमृता प्रीतम है। कौन, अमृता प्रीतम है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हें कब मिला था, 1956 में मिला था। और हिंदी भाषा के लिए दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए। और 2022 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है किसे मिला था, किसे मिला है, तो बद्री नारायण को मिला। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का है, बद्री नारायण को मिला। ठीक, तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना। और दिया कब से जाता है, तो 1955 से दिया जाता है। नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले कितनी भाषाओं में दिया जाता था, तो पहले 22 भाषाओं में दिया जाता था। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाने लगा। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो अमृता प्रीतम है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृता प्रीतम है। इन्हें 1956 में दिया गया और हिंदी भाषा में दिया गया। किस भाषा में, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार
बद्रीनारायण को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का मानक समय रेखा कितनी राज्यों से गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय रेखा है सबसे पहले क्या है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। और ये पूछ रहा है कितनी राज्यों से गुजरता है, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से गुजरता है और मध्य प्रदेश से गुजरता है, और एक आपका छत्तीसगढ़, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से गुजरता है। उसके बाद उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और फिर किस राज्य से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। तो ये आपके 5 राज्यों से ये गुजरता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये यूपी के सबसे निकट किस राज्य, कहाँ से गुजरता है यूपी में, तो यूपी के ये इलाहाबाद से गुजरता है। इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से गुजरता है, मिर्जापुर जिले से गुजरता है, ठीक, यूपी में, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे कितना आगे है ये भी पूछा जाता है। जो हमारा मानक समय रेखा है तो ये 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और 2 देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 2 देशांतर के बीच की दूरी आपसे पूछ ले कितनी होती है, तो 2 देशांतर के बीच जो दूरी होती है वो सर्वाधिक कहाँ पे होती है, सबसे पहले ये बताएंगे। तो सर्वाधिक जो होती है भूमध्य रेखा पे, कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पे, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। और इसे क्या कहा जाता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। 2 देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, 2 अक्षांश के बीच में, 2 अक्षांशों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है, तो 2 अक्षांशों के बीच सबसे अधिक दूरी 111 किलोमीटर होती है। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, कटिबंध या फिर जोन कहा जाता है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा कितनी राज्यों से गुजरती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा, और यूपी के भारत के 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से गुजरती है। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे कितना आगे है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा भारतीय मानक समय रेखा आगे है। और बात करते हैं ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर जो ज़िला है वहाँ पे मिर्ज़ापुर ज़िला से गुजरती है, इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर से। और बात करते हैं 2 देशांतर के बीच की सर्वाधिक दूरी जो है, तो जो 2 देशांतर के बीच में सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। इसे 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना, 111 किलोमीटर होती है, और इसे क्या कहा जाता है, कटिबंध होता है। उत्तर प्रदेश की सब सीमा कितने राज्यों से अलग करती है, तो देखिए यूनियन टेरिटरी और राज्य मिला के 9 राज्यों से सीमा। अगर केवल राज्य पूछे कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा कितने राज्यों से अलग होती है, और लगती है 8 राज्य। अगर यूनियन टेरिटरी पूछे तो यूनियन टेरिटरी सहित पूछे कितने राज्यों से लगती है, तो यूनियन टेरिटरी सहित 9 राज्यों से लगती है। देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले आपका हो गया राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और आपका कौन सा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद आपका हो गया बिहार के बाद कौन सा, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, झारखंड। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़। उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा, मध्य प्रदेश आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, हो तो गया सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ठीक। और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से लगता है। तो इस तरह से टोटल 9 राज्यों के साथ सीमा लगाता है भारत का, ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ के बारे में, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की आपसे पूछे कि राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी है, तो 31। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट कितनी है, तो 80। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट कितनी है, 403 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीट कितनी है, तो सर्वाधिक किसी राज्य में 100 सीटें हैं, ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो टोटल तो आपके इसका जवाब होगा 9।
क्योंकि 8 राज्यों के साथ लगती है और एक यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी सहित पूछे कितने राज्यों के साथ सीमा लगाता है भारत का, तो 9 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। जैसे हो गया राजस्थान, हो गया हरियाणा, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया उत्तराखंड, हो गया बिहार, हो गया झारखंड, हो गया और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ इस तरह से सीमा लगाती है। और यूनियन टेरिटरी एक दिल्ली से सीमा लगाती है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 24 जनवरी। और राज्यसभा में उत्तर प्रदेश सीटें सर्वाधिक 31, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किसी राज्य से 80, विधानसभा में सर्वाधिक सीटें कितनी 403। तो ये सारे प्रश्न, और विधान परिषद में 100 सीटें। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। और गुप्त वंश के पहले शासक भी बने थे, कौन, श्री गुप्त बने थे गुप्त वंश के पहले शासक। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमने कहाँ से मिलती है, तो गुप्त वंश के बारे में जो जानकारी है वो वायु पुराण से मिलती है। कहाँ से, वायु पुराण से मिलती है गुप्त वंश की जानकारी, वायु पुराण से। और गुप्त वंश के बारे में यहीं पे आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतिम शासक कौन था, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था उसका क्या नाम था, विष्णुगुप्त था। क्या नाम था इसका, विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का महान शासक आपसे पूछ ले कौन था गुप्त वंश का महान शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का महान शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम। और इसकी क्या उपाधि थी, इसका महाराजा धीराज की उपाधि थी। कौन सा उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि थी। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, और ये पहले शासक थे गुप्त वंश के। और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त था गुप्त वंश का अंतिम शासक। गुप्त वंश का महान शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम है गुप्त वंश का महान शासक, और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। और बात करते हैं गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि। वैसे तो बहुत शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन आपसे पूछे कि गुप्त वंश में किसने धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ने गुप्त वंश में यहाँ पे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इनके काल में फाह्यान आया था, इनके शासन काल में फाह्यान आया। और ये कहाँ का यात्री था, ये चीन का यात्री था फाह्यान। ये भारत, और इनके दरबार में कालिदास रहते थे। कौन, इनके दरबार में कालिदास रहते थे। और इनके दरबार में एक चिकित्सक रहते थे जिसका नाम है धन्वंतरी। ये पूछा जाता है धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ये किस चीज़ के चिकित्सक थे, तो ये आयुर्वेद के जानकार थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे। वहीं आपसे पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो निर्माण कुमार गुप्त ने करवाया था। किसने, कुमार गुप्त ने करवाया था। और इसे ध्वस्त किसने करवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था, तो बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी ने आगे चल के इसे ध्वस्त कर दिया था। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इनके दरबार में फाह्यान आया था। फाह्यान चीनी यात्री था। इनके दरबार में कालिदास रहते थे। इनके दरबार में धन्वंतरी रहते थे। धन्वंतरी कौन थे, ये आयुर्वेद चिकित्सक थे। और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, कुमार गुप्त ने करवाया। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया, बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त करवाया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो फारस की खाड़ी ओमान और ईरान एंड अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है। अरब प्रायद्वीप के बीच में स्थित है, ठीक, इसके बीच में स्थित है। कौन सी खाड़ी आपकी, फारस की खाड़ी। वहीं आपसे पूछ ले कि हारमुज जल संधि कहाँ पे स्थित है। हारमुज जल संधि के बारे में इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा जाता है। फारस की खाड़ी, हारमुज जल संधि अभी हमने बताया फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में स्थित है। किसके बीच में, फारस की खाड़ी और ओमान के बीच में स्थित है। वहीं आपसे पूछे कि स्वेज नहर किसके बीच में है, तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है अरब सागर से या फिर फारस की खाड़ी से। भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करती है किससे, फारस की खाड़ी से। और बात करते हैं यहाँ पे
कि वो फारस की जो खाड़ी है ये फेमस क्यों है, तो फारस की खाड़ी जो है प्रसिद्ध आपसे पूछ ले कि किस वजह से है, तो यहाँ पे तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन के लिए फारस की खाड़ी प्रसिद्ध है। और वहीं आपसे पूछे कि सूफी आंदोलन कहाँ पे शुरू हुआ था, सूफी आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो सूफी आंदोलन आपसे पूछे कि शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो ये फारस में ही हुई थी। सूफी आंदोलन का शुरुआत फारस में हुई थी। और इसका पुराना नाम क्या है, फारस का पुराना नाम क्या है, तो यहाँ पे पुराना नाम आपसे पूछे फारस का, तो पारसिया है। फारस का पुराना नाम क्या है, फारसिया। और फारस का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है, ईरान है। वर्तमान नाम फारस का क्या है, ईरान है। और नवरोज़ त्यौहार कहाँ पे मनाए जाते थे, नवरोज़ जो त्यौहार है ये कहाँ के हैं, तो नवरोज़ त्यौहार ये फारस में ही मनाए जाते हैं, यानी कि फारस में मनाए जाते थे, फारसियों के त्यौहार हैं। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि फारस की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच है फारस की खाड़ी। हारमुज जल संधि की बात करें, हारमुज जल संधि की बात करें तो ये फारस की खाड़ी को जोड़ता है ओमान से, ओमान सागर से। फारस की खाड़ी को जोड़ता है किससे, ओमान सागर से। वहीं आपसे पूछे स्वेज नहर की, तो ये भूमध्य सागर को जोड़ता है फारस की खाड़ी से या फिर लाल सागर से, ठीक। और वहीं पे प्रसिद्ध क्यों है, तो फारस की खाड़ी जो है, ये फारस की खाड़ी फेमस है तेल उत्पादन के लिए। सूफी आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो ये फारस में हुआ था सूफी आंदोलन। फारस का पुराना नाम पारसिया है और फारस का वर्तमान नाम या फिर नया नाम क्या है, ईरान है। स्वेज नवरोज़ त्यौहार कहाँ पे होते मनाए जाते हैं, फारस में मनाए जाते हैं। सालबाई संधि किसके बीच में हुई, तो महादजी संधिया, महादजी सिंधिया और किसके बीच में, और फिर अंग्रेजों के बीच में। सालबाई संधि जो है वो महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुई थी। और कब हुई थी, ये 1782 में। कब हुई थी, 1782 में। और इसका परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम क्या हुआ था, तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। क्या हुई थी, प्रथम आंग्ल मराठा जो युद्ध था इसकी क्या हुई थी, इसकी समाप्ति हुई थी। तो देख लेते हैं, आपसे पूछिए कि सालबाई संधि किससे संबंधित है, तो महादजी सिंधिया से संबंधित है सालबाई संधि। और इसमें महादजी सिंधिया और अंग्रेज से के बीच में हुआ था और 1782 में हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी सालबाई की संधि। ये पूछा जाता है किसके बीच में हुई थी, तो महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच में हुई थी, 1782 में हुई थी। स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहा जाता है, तो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है स्वर्ण द्वार का नगर। और क्यों कहा जाता है, और वहीं आपसे पूछे कि 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछ रही कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है, लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है। लघु यूरोप किसे कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। वहीं आपसे पूछे कि झीलों की वाटिका की कहाँ किसे कहा जाता है, झीलों की वाटिका की संज्ञा किस देश को देते हैं, तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को देते हैं। किसे, फिनलैंड को देते हैं झीलों की वाटिका की संज्ञा। वहीं आपसे पूछे कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है, तो दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, पवन चक्कियों की भूमि, पवन चक्कियों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके नीदरलैंड को। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, नीदरलैंड को। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि स्वर्ण नगर का द्वार किसे कहा जाता है, सैन फ्रांसिस्को को। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, रोम इटली को। लघु यूरोप किसे कहा जाता है, फ्रांस को कहा जाता है। यूरोप का रोगी किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। झीलों की वाटिका या फिर झीलों का देश किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है।
और दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? न्यूजीलैंड को कहा जाता है। सोडियम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड को कहा जाता है पवन चक्कियों की भूमि। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण, शेरशाह सूरी। और इसका जीटी रोड का पूरा नाम आपसे पूछ ले कि किस क्या था, तो पूरा नाम था ग्रांड ट्रंक रोड। क्या था? ग्रांड ट्रंक रोड था, शेरशाह सूरी का जो निर्माण करा था। और इसे क्या कहा जाता था? शेरशाह सूरी मार्ग को क्या कहा जाता है? इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे सड़क ए आजम कहा जाता है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता था जीटी रोड, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल से लेके पश्चिम बंगाल जाता था, फिर झारखंड जाता था, फिर बिहार के बारे में यानी BH जाता था बिहार, फिर उत्तर प्रदेश जाता था यूपी, फिर कहाँ जाता था? उत्तर प्रदेश से फिर दिल्ली तक जाता था, और दिल्ली फिर हरियाणा जाता था, हरियाणा को HR से लिख देते थे, फिर पंजाब जाता था। कहाँ पे? पंजाब जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और शेरशाह सूरी के बारे में बात करें, इसका मूल नाम आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो फरीद खां था शेरशाह सूरी का मूल नाम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आपसे पूछे कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है, तो सासाराम में मकबरा बना हुआ है शेरशाह सूरी का, सासाराम। और सासाराम कहाँ पे? बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। वहीं आपसे पूछे कि पटना के संस्थापक कौन थे? पटना के संस्थापक कौन थे? तो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी था पटना के संस्थापक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जीटी रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी का मूल नाम फरीद खां था। और शेरशाह सूरी जीटी रोड का पूरा नाम ग्रांड ट्रंक रोड था, ग्रांड ट्रंक रोड था जीटी रोड का पूरा नाम। इसे क्या कहा जाता है? इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तक ये जाता है। पंजाब से पाकिस्तान में चला जाता है। मकबरा कहाँ पे है शेरशाह सूरी का? सासाराम बिहार में इसका मकबरा बना हुआ है। पटना के संस्थापक कौन थे? शेरशाह। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। ठीक, बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए और खुश रहिए। ठीक, धन्यवाद।